सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो अहमदाबाद के करीब में। कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया और चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। यानी जो ये सूत्रधार थे चंपारण आंदोलन की, उनकी मृत्यु हो गई 20 मई 1929 ईस्वी को। किसकी? तो राजकुमार शुक्ल की, जो कि एक किसान नेता थे। उन्होंने ही, वो बिहार के थे और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। यानी वो काफ़ी उनके आश्रम के टाइम वो मतलब वो जहाँ जहाँ जाते थे, राजकुमार शुक्ला जी उनके पीछे पीछे जाते थे कि मेरी बात एक बार वो सुन ले और मेरे साथ एक बार वो चंपारण चलें। तो मतलब चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन हुए? राजकुमार शुक्ला। लेकिन इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 20 मई 1929 को हो गई थी 54 वर्ष की अल्पायु में। तो और जो एक अंग्रेज अधिकारी थे एमन, उन्होंने उससे जो है शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे उनके श्राद्ध कर्म के लिए। 300 रुपये भेजा और कहा कि वो चंपारण का अकेला मर्द था। यानी जो एक अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था एमन, उनसे जो है वो शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे। 25 वर्षों तक, 25 वर्ष मायने रखते हैं। सिर्फ अपने हक के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, किसानों के हित के लिए वो लड़ते रहे 25 वर्षों तक। और जब उनकी मृत्यु हुई 20 मई 1929 को, तो जो वो अंग्रेज अधिकारी था एमन, उसने जो है उनके श्राद्ध कर्म के लिए जो है वो 300 रुपये भेजा, ये कहकर कि वो चंपारण का एक अकेला मर्द था। कौन? राजकुमार शुक्ल। और इसलिए उसने जो है उनकी श्राद्ध पर 300 रुपये भेजे। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? चंपारण, बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। यानी अंग्रेज़ों को जो है वो तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा सत्याग्रह के पहले प्रयोग के द्वारा, जो कि चंपारण में ही हुआ था 1917 ईस्वी में। और इसी मतलब चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को फिर तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। यानी अब तीन कठिया खेती क्या है? तो तीन कठिया खेती में अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों, देखिए रैयत का अर्थ होता है किसान। क्या होता है? किसान। जो हम अक्सर पढ़ते हैं रैयतवाड़ी प्रथा, तो वो रैयतवाड़ी प्रथा क्या है? मतलब किसानों से जुड़ी हुई प्रथा या उससे जुड़ी हुई व्यवस्था। तो है कि जो रैयत थे बिहार के जो चंपारण जिले के थे रैयत यानी किसान, उन पर जो है वो अंग्रेज़ों ने नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था तीन कठिया खेती। यानी तो तीन कठिया खेती क्या थी कि जो बिहार के जो चंपारण के किसान थे उन पर जो है अंग्रेज मालिकों ने जो कुछ तरीके स्थापित कर दिए थे, यानी जबरन लागू कर दिए थे, ज़बरदस्ती। वो तरीके ही जो है वो क्या कहलाए? वो तरीके ही जो थे वो 3 तरीके थे। उनमें से ही एक तरीका था जो है तीन कठिया खेती। क्या थी? तीन कठिया खेती। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा चंपारण के जो किसान थे उन पर लागू किया गया था। तो तीन तरीके थे, उन्हीं में से एक था तीन कठिया खेती। और जो अन्य दूसरे तरीके थे उनमें क्या होता था कि एक था कुर्तौली और एक था कुश्की। यानी एक थी तीन कठिया खेती, एक थी कुर्तौली, एक थी कुश्की। तीन कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य है। यानी जितनी भी ज़मीन है प्रति बीघा पर 3 कट्ठा जोत पर केवल आप नील की खेती करेंगे और वो होगा ब्रिटिशर्स का। तो ये था। तो जब उन्होंने किसानों से जो जबरन वो कराते थे नील की खेती, तो जो 3 तरीके थे वो कौन कौन से थे वो आप समझिए। पहले 3 तरीके थे उनके, कौन कौन से थे? तो पहला था उनका, आप यहीं से समझ लीजिए, तीन कठिया खेती। इसमें क्या होता था कि उनका कहना था कि प्रति बीघा के 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य है।
दूसरा था, आप समझ लीजिए, कुरतौली। तो ये दूसरा था कुरतौली, ये भी एक इन्हीं तरीकों में से एक था। फिर है कुश्ती। क्या है? कुश्ती, कुश्ती नहीं, कुश्ती, कुश्ती थी। तो ये 3 तरीके थे। और फिर है 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहर पारिक, मजहरुल हक, NG रंगा थे। तो ये सारे लोग जो हैं वो गांधी जी के साथ थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कौन कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहर पारिक और मजहरुल हक, NG रंगा। ये सारे चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान जो है वो गांधी जी के साथ में थे। फिर है बतख मियाँ। कौन? बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है वो गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। फिर है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। तो मॉन्टेग्यू घोषणा क्या है कि जो भारत के सचिव थे 20 अगस्त 1917 को, उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किए थे प्रस्ताव, उन सुधारों की उन्होंने घोषणा की। और इसमें 4 बातों का उल्लेख था। कौन कौन सी 4 बातें थीं? ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है, ऐसा उन्होंने कहा। और स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा, ऐसा मानना था। मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा की थी। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। यानी उनका ऐसा मानना था कि अगर विभिन्न चरणों में स्वशासन को दिया जाए तो वो जो है भारतीयों द्वारा जो है स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। फिर वो कहते हैं कि प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। तो ये चारों पॉइंट जो है वो मॉन्टेग्यू घोषणा के अकॉर्डिंग के द्वारा दिए गए कि ब्रिटिश शासन जो है उसका लक्ष्य है कि भारत में स्वशासन विकसित करना। पता नहीं ये चीज़ सही थी या गलत थी। स्वशासन एकदम ना दिया जाकर चरणों में दिया जाएगा। और इस चरणों में देने का ये है कि भारत द्वारा जो है वो स्वशासन की प्रगति पता चलेगी। यानी प्रगति पर ये निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। तो ये सब थे मॉन्टेग्यू घोषणा, जो कि 20 अगस्त 1917 को किए गए थे। और उस टाइम भारत के सचिव कौन थे? तो मॉन्टेग्यू थे। उन्होंने इसे लागू किया था और इसमें 4 बातों को बताया था उन्होंने। फिर है मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो जो भारत सरकार का अधिनियम है 1919, वो किस चीज़ पर आधारित है, किस घोषणा पर? तो मॉन्टेग्यू घोषणा पर। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट कि कौन सी घोषणा को जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो थी मॉन्टेग्यू घोषणा को। और ये किसने कहा? तो उदारवादी कांग्रेसियों ने। तो क्या है इसका सीधा सा मतलब कि उदारवादी कांग्रेसियों ने जो है वो मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। ये एक टाइप से वन लाइनर आपका बन सकता है। ये आप इसको टिक कर लीजिएगा। मैग्ना कार्टा जो है वो मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादी कांग्रेसियों ने कहा। और तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसको एक सूर्य विहीन उषा काल कहा, मॉन्टेग्यू घोषणा को। तो ये दोनों ही तथ्य इम्पॉर्टेंट कि जो है मैग्ना कार्टा किसने कहा? उदारवादी कांग्रेसियों ने। और सूर्य विहीन उषा काल किसने कहा? तिलक ने। किसको? मॉन्टेग्यू घोषणा को। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने 1918 में। ये उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? गांधी जी ने। कहाँ पर? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में। फिर है इसमें इन्होंने बताया, यानी गांधी जी ने क्या बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं।
यानी ये इनका मानना था कि जो पूंजीपति हैं वो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसने स्थापित की? एन.एम. जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने पहली बार जो है वो भूख हड़ताल कब की थी? तो कि मतलब अहमदाबाद के मिल मज़दूरों के समर्थन में की थी। तो जो है गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब की थी? मतलब किस लिए की थी? तो अहमदाबाद के मिल मज़दूरों के लिए समर्थन में उनके की थी उन्होंने पहली भूख हड़ताल। और गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में कर नहीं आंदोलन चलाया। यानी कि कर नहीं, ये आंदोलन कहाँ पर चलाया? तो गुजरात के खेड़ा ज़िले में। कब? तो 1918 में। किसने? तो गांधी जी ने। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, पर उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। यानी रॉलेट एक्ट का सीधा सा मतलब था कि आपकी गलती, आपका जो भी गुनाह है वो आपको बिना बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। जिस पर भी मतलब संदेह हो उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते थे बिना उनको जो है वो रीज़न बताए हुए, बिना मुकदमा चलाए हुए उनको आप अरेस्ट कर सकते थे। तो ये था रॉलेट एक्ट। पर जो है और जो है उसमें आपने गिरफ्तार जब कर लिया तो उसके विरुद्ध ना तो कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। ये था रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट में क्या था कि आपको जिस पर भी संदेह हो, आपको जिस पर भी संदेह हो आप उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और ऐसे में ना तो जो है इस प्रकार से जो भी गिरफ्तार किया जाएगा और इस चीज़ के विरुद्ध, यानी उसके विरोध में, उसका विरोध जो है उसके विरोध में ना ही कोई अपील, क्या? ना ही कोई अपील, ना ही कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। यानी आप बिना संदेह के मतलब बिना किसी मुकदमे के अगर संदेह है तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं और उसका ऐसे मतलब विरोध भी जो है वो भी ना कोई इसमें वकील, इसके विरुद्ध में ना आप कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील कर सकते हैं, ना कोई वकील कर सकते हैं। ये पूरा फंडा था रॉलेट एक्ट का। ये पूरा फंडा था रॉलेट एक्ट का। और गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है भारत में कब हड़ताल हुई? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा, मतलब उनके नेतृत्व में जो है ये हड़ताल कराई गई इस जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में। या और सही भी था, मतलब विदाउट एनी प्रूफ या बिना किसी मुकदमे के आप जो है गिरफ्तार कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू हैव अ डाउट ऑन हिम और हर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत था। तो इसके विरोध में जो है वो 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गई पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है वो तो हम सभी जानते ही हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर, कौन थे उस टाइम? जनरल R.E.H. डायर, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। वो ऐसा कहा, मतलब ऐसा है कुछ कि जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई मतलब पर्व होता है, मेला होता है उसमें, तो वहीं पर जो है इस डायर जो जनरल था उसने जो है वो अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो मतलब क्या कहा जाए, आप मेरी बात का एक जवाब दीजिएगा। मैं कहूँगी तो नहीं पर लिख रही हूँ, आप बताइएगा सही है या गलत। इसका नाम था ये, पर जो इसने काम किया है उसके बाद अगर हम इसको
इस नाम से पुकारें तो क्या कोई गलत होगा या नहीं? सिर्फ एक व्यक्तिगत विचार है, आप बताइए। ये जो आपने किया कि उसमें लाखों निर्दोष लोगों की जानें चली गईं, कुछ के घर चले गए, बच्चे, माता पिता, कोई अपने बच्चों से दूर हो गया, बच्चे अपने माँ पिता से दूर हो गए, तो ये सब करके क्या मिला आपको? कुछ भी तो नहीं। तो जो वो जनरल था उसका नाम था डायर। पर अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँ तो आप लोग बताइए, आप लोग मेरे साथ हैं या मेरे अगेंस्ट हैं? अगर किसी को भाई बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बस मेरे विचार थे तो मैंने सब शेयर कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना जो भी चल रहे हैं उसी पे स्टार्ट करते हैं। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो है वो, अब आप खुद ही देखिए, आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। यानी अगर हम सरकारी रिपोर्ट्स की माने तो भी 379 व्यक्ति मारे गए, और ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं, वो ऐसे व्यक्ति 379। और अगर कांग्रेस समिति की माने तो 1000 व्यक्ति। मैं कहती अगर 300 भी मारे गए हैं या 1000 भी मारे गए हैं तो ना ये कम है ना ये कम है। एक परिवार जब बिखरता है तो उससे जुड़े सभी सदस्यों का जीवन उथल पुथल हो जाता है। तो मैं कैसे कहूँ कि 379 या 1000 परिवार जो बिखरे थे उनको कोई भी खुशी मिली होगी? उनके घर में जो मातम छाया होगा वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। रोते रोते बच्चों की सूरतें होंगी घर में, और न जाने कहाँ कहाँ सब इधर उधर भटक रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप की तलाश में होंगे, जो माँ बाप बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे होंगे। कुछ जिंदा होंगे, कुछ घायल होंगे, और सब एक दूसरे से अलग होंगे। तो मतलब कितना सोच के कितना लगता है, पता नहीं कैसे कर सकते हैं ये। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर। कौन था? ये भी वही है, सर माइकल ओ डायर। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस टाइम? तो यही थे, सर माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ये उससे भी बड़ा वाला ये था। तो जो हंसराज, मतलब बिल्कुल क्या बताया जाए, हंसराज जो था ये भारतीय, इसने जो है वो अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। तो इसने सहयोग किया था अंग्रेज़ों का, जो डायर था उसका सहयोग किया था इसने हत्याकांड में। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विरोधाभास देखिए, एक ये हैं और एक ये हैं। इन्होंने जो है अपने जो इस जब ये कांड हुआ तो उसके विरोध में इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। फिर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने जो केसरे हिंद की उपाधि उनको दी गई थी अंग्रेज़ों ने, मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? अंग्रेज़ों ने। तो जब ये हत्याकांड हुआ तो उसमें गांधी जी ने जो है वो केसरे हिंद की उपाधि जो है उन्होंने वो उनको वापस कर दी। और जो जमनलाल बजाज थे, इन्होंने क्या किया, इनको मिली थी राय बहादुर की उपाधि। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनको मिली थी सर की उपाधि। तो उन्होंने इन सब लोगों ने जो है ये उपाधियाँ वापस कर दी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो है किसने कौन सी उपाधि जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है वो वापस कर दी। तो हम इसको समझने के लिए समझते हैं, जैसे जलियांवाला बाग के दौरान जो उपाधियाँ मिली थी उनको वापस करने वालों के नाम और कौन सी उपाधि उन्होंने वापस करी थी। तो महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि वापस करी थी केसरे हिंद की उपाधि। कौन सी? केसरे हिंद की उपाधि। और जमनलाल कौन थे? जमनालाल जो थे उन्होंने, जो जमनालाल बजाज, उन्होंने जो है अपनी राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया।
और रविंद्रनाथ ने कौन सी उपाधि वापस करी? तो सर की उपाधि। तो ये सब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और इसकी जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। तो अंग्रेज जो थे और 3 भारतीय थे, सर चिमन लाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो ये जो 3 सदस्य थे, ये कमेटी जो बनाई गई थी उसमें 3 भारतीय थे, लाल शीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो ये इसके सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। तो यानी इसका नाम जलियांवाला क्यों पड़ा? क्योंकि ये कभी एक जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी, इसीलिए इसको जलियांवाला बाग शायद कहा जाता होगा, क्योंकि जिसकी संपत्ति थी उसका नाम था जल्ली। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान राष्ट्रों का यानी मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन क्या था कि जो भारत के मुस्लिम थे वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर वो जो है ब्रिटेन के ही विरुद्ध और टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे, वो था खिलाफत आंदोलन। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो सब जो मतलब हुआ था, फिर उसमें जो है 23 नवंबर को जो है तो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी ने की थी। अगर हम रॉलेट एक्ट को देखें तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इन तीनों के उत्तर में गांधी जी ने जो है वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो जो असहयोग आंदोलन था, ये जो है इन तीनों जो हुए थे, एक तो था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इसका उत्तर था गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को दिया गया था, वो था असहयोग आंदोलन, उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। उसी में जो है कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि करी। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया, और इस प्रस्ताव को जो है किसने प्रस्तावित किया था कांग्रेस की तरफ? तो CR दास ने प्रस्तावित किया। फिर है मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। तो मोहम्मद अली को कब गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन में सबसे पहले। फिर है मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल, यानी इन तीनों ने कांग्रेस के सहयोग आंदोलन से सहमति नहीं दर्शाई और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना खां और एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों के कांग्रेस को छोड़ने के क्या कारण रहे? तो उसका कारण था कि ये असहयोग आंदोलन से जो है वो सहमत नहीं थे। इनका मानना था कि ये उचित नहीं है, और इससे असहमति के कारण फिर उन्होंने जो है वो कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है क्या क्या हुआ? तो विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने पर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था महात्मा गांधी को ये एक निष्ठुर बर्बादी है, यानी ये सिर्फ एक निष्ठुर बर्बादी है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं, इन विदेशी वस्त्रों को जलाना और इत्यादि ये सब जो भी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, और जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि भाई वो भी तो मतलब पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो गोरखपुर में था चौरी चौरा नाम का स्थान, वहाँ पर जो असहयोग आंदोलनकारी थे वो क्रोध में आ गए, और क्रोध में तो
इंसान खुद को संभाल भी नहीं पाता है। और फिर ये लोग तो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे और भीड़ थी, क्रोधित हुए तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो थाना था वहाँ पर आग लगा दी। और इसमें क्या हुआ कि एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और जो है इस घटना से गांधी जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और फिर 11 फरवरी 1922 को उन्होंने जो है ये आंदोलन स्थगित कर दिया कि स्टॉप इट, हम इसको बंद कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है अहिंसा। यानी वो हमेशा से अहिंसा के समर्थक रहे थे। और जब आप हिंसा कर रहे हैं तो फिर आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और उनका मतलब था कि हमको हिंसा नहीं करनी है, हमको अहिंसा से ही विजय को हासिल करना है। तो उनको इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई जो चौरा चौरी कांड हुआ। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन था उसको जो है उन्होंने स्थगित